हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वाईसीटी एनसीईआरटी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का सेगमेंट भारतीय संविधान की आज दूसरी क्लास आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। पहली क्लास हमने अपलोड कर दी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हमारी आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की सभी क्लासेस अपलोड हैं यहाँ पर वाईसीटी एनसीईआरटी की। तो आप यहाँ से आप अपने जीएस की तैयारियों को एकदम मजबूत कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो 70 से 80% जीएस की गारंटी है। यहाँ से इस क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो 70 से 80% जीएस आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे आज के दूसरी क्लास से। तो आप लोग फटाफट हमारे इस चैनल से जुड़िए और लोगों को शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, मौलिक अधिकार जैसा कि बहुत ही कोर पॉइंट है हमारे संविधान का और हमारी नागरिकों के लिए। तो यह जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक और भाग 3 में उल्लिखित है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देख लिया कि मौलिक अधिकार जो कि हमारे अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में, इसमें हम बात करेंगे। इसमें 6 प्रकार के हमारे अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार देखेंगे जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। जी हाँ, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। दूसरा हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का है। तीसरा देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पाँचवा हम देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो कि अनुच्छेद हमारा 29-30 में है। और हमारा लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 से 35 तक है। तो इस तरह हमने देख लिया यहाँ पर कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। अब आइए इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मूल अधिकार के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे। तो 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। जी हाँ, हमने देखा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसके मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। और मूल अधिकारों की संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। जी हाँ, या इसे ही हमारे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद हमारे 32 को, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इन्होंने कहा है कि अनुच्छेद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का अगर आपका कोई मतलब उस पर प्रतिषेध होता है तो आप उसके सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट में आपको 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ये रिटें हैं, पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा है परमादेश है, तीसरा हमारा प्रतिषेध है, चौथा हमारा अधिकार परीक्षा है, छठा हमारा उत्प्रेषण है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये हमारी 5 प्रकार की रिटें हैं जिन्हें हम जारी कर सकते हैं। अगला देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 358 के द्वारा। जी हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जब घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, यह अनुच्छेद 358 के अनुसार। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम आज देखेंगे राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ा देखेंगे, बात करेंगे। निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे। तो राज्य के निर्देशक तत्व जो है देखेंगे। इसका उपबंध जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। गैर वाद योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो यहाँ हमने देख लिया कि इसका उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, गैर वाद योग्य है तथा न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जाता। तो ये हमारे नीति निर्देशक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसे आप लोग देख लिया। 36 से 51 में उल्लेखित है भाग 4 में। अब हम चलेंगे यहाँ मूल कर्तव्य की बात करेंगे। जी हाँ, मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल कर्तव्य जो है हमारा भाग 4 का में है, अनुच्छेद 51 का में, और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 45वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां जो मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के पाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान करता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि 86वां संविधान संशोधन जो है 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 2002 में। इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर का प्रदान करने के लिए माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे।
अब हम ये देखेंगे भारत के राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तो ये आप इसे याद रखेंगे। कभी कभी फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तुम्हारा भारत का राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तुम्हारा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तुम्हारा राष्ट्रपति होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा यहाँ पर और देखेंगे, थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है इसका जो निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा, इसमें आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कई एग्जाम में पूछा गया है ये सब। तो संसद के दोनों सदनों, मतलब यहाँ पर आपको लोकसभा, यहाँ पर आपका राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जितने भी राज्य हैं हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि राज्यसभा और लोकसभा यहाँ हमने देख लिया। यहाँ हमने देखा थे राष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो हमने जैसे कहा कि संसद के दोनों सदन, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तथा त्यागपत्र की बात करें तो यह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र होता है। पदावधि की बात करें तो 5 वर्ष के लिए। इसको हटाया कैसे जाएगा, तो इसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। जी हाँ, इसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। शपथ की बात करेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष यह शपथ लेता है। तो यहाँ हमने राष्ट्रपति के बारे में देख लिया। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट पॉइंट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। जी हाँ, इसे लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत पारित होगा। दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग से, जी हाँ, राज्यसभा में अलग पारित होगा और लोकसभा में अलग पारित होगा। कैसे पारित होगा, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। जी हाँ, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया कही जा सकती है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। जी हाँ, जितने भी सदस्य संख्या उसमें मौजूद होंगे उसके 2/3 जब एक समर्थन देंगे तभी इनके खिलाफ महाभियोग की पारित होगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो उपराष्ट्रपति, जी हाँ, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का यह पदेन सभापति होता है। निर्वाचन की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों एकल संक्रमणीय मत द्वारा। यहाँ हम देख लिए कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों यहाँ पर भाग लेते हैं इसमें। जी हाँ, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। शपथ की बात करेंगे तो यह राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है ये। योग्यता की बात करेंगे तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही सौंपता है। जी हाँ, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस तरह हमने उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पढ़ा। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित तथा नॉमिनेटेड जो मनोनीत हैं वो भी यहाँ पर भाग लेते हैं इसके निर्वाचन प्रणाली, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। इसमें शामिल कौन कौन है, तो इसमें प्रधानमंत्री शामिल है, कैबिनेट मंत्री शामिल है, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। ये 4 प्रकार के जो है हमारे इस केंद्रीय परिषद में शामिल होते हैं। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। इस केंद्रीय परिषद का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। हटाया कैसे जाएगा इसे, तो हटाने में लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। आकार की बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। जी हाँ, यह 91वां संविधान संशोधन अधिनियम में ऐसे लाया गया था कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होगी। और यह उत्तरदायी किसके प्रति होता है, तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसे भी आप लोग याद रखें। तो यहाँ हमने देख लिया केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। अब हम अगला देखेंगे महान्यायवादी के बारे में। जी हाँ, यहाँ महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। महान्यायवादी के बारे में देखेंगे। महान्यायवादी जो है अनुच्छेद जो है 76, जी हाँ,
अनुच्छेद 76 में महान्यायालय का उल्लेख किया गया है। पर ये भारत का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। जी हाँ, ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। नियुक्तिकर्ता की बात करें तो राष्ट्रपति, जी हाँ, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। योग्यता जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की, जी हाँ, इसकी योग्यता जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। अधिकार की बात करें तो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का ऐसे अधिकार है और संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। जो है महान्यायाधीश जो है संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। कार्यकाल की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है सामान्यतः 3 वर्ष का। जी हाँ, सामान्यतः वैसे 3 वर्ष का होता है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे। जी हाँ, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि अनुच्छेद 148 के तहत कार्य की बात करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना। जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य होता है। यह अनुच्छेद 148 के तहत होता है। रिपोर्ट किसे सौंपता है? यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। जी हाँ, अपना रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद वह भारत राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य पात्र नहीं होगा। जी हाँ, इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और जो पहले हो, जी हाँ, चाहे 6 वर्ष पूरा हो जाए इसका, चाहे 65 वर्ष पूरा हो जाए, जो भी पहले हो उसमें, उसके बाद एक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर सेवानिवृत्त होने के बाद भारत राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी पद पर आसीन नहीं होंगे। जी हाँ, किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति की बात करें तो यह राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है यह केंद्र और राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण रखता है और यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और ये राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति ही करता है। तो यहाँ आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे, बाकी आगे हम संसद के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अगर क्लास अच्छी लग रही है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर किया करें और ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।